बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 5 न्यूज़ पॉडकास्ट के साथ आपका होस्ट सलाह अनवर हाजिर खिदमत है। हमारी इस पॉडकास्ट को आप देख सकते हैं 5 न्यूज़ डिजिटल पर भी, और साथ ही साथ हमारे न्यूज़ चैनल पर भी, और साथ ही साथ हमारे सारे सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर आप इसको पा सकते हैं। आज की इस पॉडकास्ट के अंदर मौजूद है हमारे साथ जामिया एनईडी के शोबा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की चेयरपर्सन जनाब डॉक्टर शहनीला जरदारी साहिबा। तो आइए इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपका आज की इस पॉडकास्ट में तशरीफ लाने का। क्या हाल है एनईडी का और हमारे एनईडी के तलबा का? बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया, यहाँ पे बुलाया। बिल्कुल हमारे तलबा बिल्कुल ठीक हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ग्रो कर रहे हैं। एनईडी यूनिवर्सिटी शाइन कर रही है हमेशा की तरह। हम अपनी कौम की खिदमत के लिए हमेशा तैयार हैं। तालीमी मैदान में हमारे स्टूडेंट्स ने बहुत मकाम हासिल किया है इंटरनेशनली, नेशनली। तो आपके सामने है ये सब कुछ। जब भी जामिया एनईडी का नाम आता है, शोबा इंजीनियरिंग का ताल्लुक होता है, उस वक्त सबसे पहले इंसान ये सोचता है कि भाई मैं अपने बच्चे या बच्ची को एनईडी में दाखिल कराऊंगा। इतनी सारी जामियात होने के बावजूद, प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज होने के बावजूद, हर नौजवान एनईडी में ही क्यों जाना चाहता है? देखिए, एक तो लेगेसी है। हमारी यूनिवर्सिटी की, अगर आप यूनिवर्सिटी के तौर पे जहाँ से हमने डिग्री अवॉर्डिंग इंस्टीट्यूट बने हैं, वो है 1921 से। तो यानी हम डिग्री देते हुए ही एनईडी यूनिवर्सिटी को 104 साल हो गए हैं। उससे पहले 1887 से तो हम लोग डिप्लोमा इंजीनियरिंग की डिफरेंट कोर्सेज ये कराते रहे। तो जाहिर है कि जितनी पुरानी यूनिवर्सिटी हो जाती है, उतनी पुरानी उसके एलुमनाई बेस होती है, उतनी ही पुरानी सक्सेस स्टोरीज़ होती हैं। तो लोगों को पता होता है कि यहाँ पे अगर हमारा बच्चा जा रहा है, तो वो सेफ़ है, उसका फ्यूचर सेफ़ है। तो ज़ाहिर है उसकी वजह से वो चाहते हैं कि बच्चे यहाँ पे आएँ। और ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ा नाम है, ना सिर्फ़ पाकिस्तान में, इसके अलावा इंटरनेशनली भी। इसलिए चाहते हैं कि आएँ। आप कुछ अपने तालीमी सफ़र और अपने प्रोफेशनल ज़िंदगी के मुतालिक कुछ बताइए कि आप कहाँ से फ़ारिगुल तहसील हैं और आपने अपनी पेशा वराना ज़िंदगी का आगाज़ कैसे किया? अ, चलिए मैं आपको वहाँ से शुरू करते हैं कि मेरी पैदाइश कराची से है। इंटर तक मैंने तालीम, मैट्रिक इंटर तक कराची से ही हासिल की है। देन आई वेंट टू मेहरान यूनिवर्सिटी और वहाँ पे मैंने जाके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मैं सिंध में सेकंड बैच हूँ। उससे पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहीं और ऑफ़र नहीं हो रही थी। मेहरान में एक बैच था जो हमसे पहले था और फिर हम सेकंड बैच थे। वहाँ से ग्रेजुएशन के बाद फिर मैं अपने शहर वापस आ गई और एनईडी यूनिवर्सिटी में मैंने आके सर्व करना शुरू किया। और उसके 2 साल बाद फिर मैं चली गई यूके, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम। वहाँ से मैंने पीएचडी किया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। फिर वापस आए और फिर दोबारा अपने इदारे को सर्व कर रही हूँ, एनईडी यूनिवर्सिटी को। बर्मिंघम में आपने जो तालीम हासिल की वो दौरानिया को लगभग 4 बरस का रहा। तो इसके अंदर आपने क्या तालीम हासिल की और उसके बाद क्या आपने वहाँ पे प्रोफ़ेशनल तौर पे इम्प्लीमेंट करने का, यानी कि नौकरी करने का भी मौका लगा आपको? अ, देखें, पहली बात तो ये कि साढ़े 4 साल मुझे लगे वहाँ पे और उसके बाद मैं पाकिस्तान लौट आई। मौका ज़रूर मिला हमें कि हम वहाँ पे काम करें। लेकिन ज़ाहिर है कि मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, कि मैं गई थी 2010 में। तो 2010 में ही जैसे ही हम यहाँ से निकले हैं तो पीछे पाकिस्तान में फ्लड आ गए थे और उस वक़्त हमारे लोग बहुत ज़्यादा सिंध में डिस्प्लेस हुए। फिर अगले साल यहाँ पे जहाँ पे फ्लड नहीं आए थे तो वहाँ पे साइक्लोन आ गया। तो पूरा क्योंकि वो साहिली पट्टी में आया, तो जिन इलाकों में फ्लड नहीं आया था वहाँ पे साइक्लोन आ गया, तो सिंध टोटली डेवास्टेट हो चुका था। तो उस वक़्त मुझे ये ज़िम्मेदारी का एहसास हुआ कि जिस वक़्त मेरी सरकार को उन लोगों पे खर्चना चाहिए जो अपने घरों से बेघर हो गए हैं, उस वक़्त उन्होंने मेरी तालीम को इम्पोर्टेंस की और मेरी तालीम पे खर्चा किया गया। तो मुझे ये लगा कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है टू कम बैक एंड टू सर्व माय कंट्री, क्योंकि उन लोगों का पैसा मुझ पे लगा है तो मैं और किसी तरह से नहीं लौटा सकती। तो कम से कम ये करके लौटा सकती हूँ कि उनके बच्चों को पढ़ा लें। तो इसलिए मुझे आना ही था और मुझे जैसे आई हूँ तो आई हैव सर्व्ड हियर। हाँ, मैंने वहाँ पे पढ़ाया है यूनिवर्सिटी में, अपनी जहाँ पे मैं पढ़ रही थी वहाँ पे मैं एज़ अ टीचिंग असिस्टेंट थी। मुख्तलिफ कोर्सेज़ मैंने पढ़ाए हैं, लेकिन आई केम बैक। उसके अलावा ज़ाहिर है मेरी जो इंडस्ट्रियल रिसर्च थी, मेरा जो थीसिस है उसमें एक केस स्टडी जो है वो इंडस्ट्रियल है। यूरोप की एक बैंक की है, मेरा एनडीए साइन है तो मैं उसका नाम नहीं बता सकती। लेकिन वो काम किया
वहाँ की इंडस्ट्री के साथ मिलके। तो पाकिस्तान आमद के बाद आपने यहाँ पे जामिया एनडी के अंदर पढ़ाना शुरू किया और इस वक्त आप चेयरपर्सन हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के शोबे की। आप क्या स्पार्क देख रही हैं आजकल के बच्चों में, जो आपकी तलबा हैं ज़ेर तालीम, सॉफ्टवेयर से उनको कितनी रग़बत है, इस शोबे के अंदर क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, और आलमी सतह पर जो तालीम आप लेके आई हैं, क्या उसकी कोई ममासलत ज़र्रा भर भी इस हमारे एनडी या दीगर पाकिस्तान की जामियात के अंदर है? प्लीज़ ज़रा बताइए। देखिए हमारी यूनिवर्सिटी हो या पाकिस्तान की बाकी यूनिवर्सिटीज़ हों, हमारी जो ग्रेजुएट्स हैं, मैं पर्टिकुलरली पहले तो अपनी यूनिवर्सिटी की बात कर लूँ कि एनईडी यूनिवर्सिटी में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, जब से बना है तब से इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। यानी हर स्टूडेंट जो एनईडी में आता है तो वो अपनी टॉप प्रायोरिटी पहले सॉफ्टवेयर को रखता है, वो यही करना चाहता है। कितना बच्चा आपके यहाँ हर साल इंडक्ट हो रहा है, एडमिशन हो रहा है इस शोबे के अंदर? हमारे पास जो अंडरग्रेड्स में आ रहे हैं वो आ रहे हैं तकरीबन 100 बच्चे। 100 स्टूडेंट्स का इनटेक है, तो वही कह रहे हैं कि और कितना उसमें से मार्केट में उतर रहा है हर साल की बुनियाद? हर साल तकरीबन हमारे 97 96 ग्रेजुएट हमारे ड्रॉप आउट्स भी हैं इसमें कुछ? कुछ हो जाते हैं, क्योंकि उनकी क्या वजूहत है? इतनी इंपॉर्टेंट सीट इसको हासिल करने के लिए मेरा ख्याल है परसेंटेजेस बड़े हाई लेवल पे होती होंगी। उसकी वजह है कि देखिए उस दरमियान में आपको पता है कि सेकंड लेफ्टिनेंट आर्मी में पोजीशंस आती हैं जो इंटरमीडिएट के बाद आती हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन आर्मी में या एयरफोर्स में हो जाता है, वो वहाँ चले जाते हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं कि जो बाहर चले जाते हैं बीच तालीम के दौरान या के दरमियान ही वो चले जाते हैं। तो ये होता है कि उसकी वजह से उनका ड्रॉप आउट होता है, वरना ज़्यादा कम तादाद है, ज़्यादा तादाद? ज़्यादा तादाद नहीं है, कम तादाद है, ज़ाहिर है। स्टैंडर्ड्स भी हमारे हाई हैं, कुछ कोप नहीं कर पाते, ऐसे भी हैं। बावजूद इसके कि वो बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं, लेकिन अच्छे स्टूडेंट हैं तो हमारे स्टैंडर्ड भी ठीक-ठाक अच्छे हैं, तो कुछ नहीं चल पाते, ऐसे हैं। लेकिन वो बहुत कम हैं। तो तो उस फिर वजह से मार्केट में जब वो एक पूरा बैच उतरता है, तो उसमें उनकी जो प्लेसमेंट्स हैं वो किन-किन इदारों में होती हैं? या अभी हालिया जो आपका बैच मार्केट में गया हो, उसमें से कुछ बच्चों का हमें बताइए जो कि नुमायाँ हों, चीरा-चीरा हों। देखिए हमारे स्टूडेंट्स दुनिया भर में काम करें, मैं सिर्फ कराची की बात नहीं कर रही, दुनिया भर में काम करें, यानी गूगल में हमारे स्टूडेंट काम करें। एनडी की तलबा? बिल्कुल, मेरे अपने पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स गूगल में काम कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं, एक्सेंचर में काम कर रहे हैं। बहुत सारे यहाँ से इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स पे गए हैं, जैसे डार्ट की स्कॉलरशिप है जर्मनी के लिए, एरास्मस मंडस की यूरोपियन स्कॉलरशिप है, ऑसेट की स्कॉलरशिप है ऑस्ट्रेलिया के लिए, फुलब्राइट की स्कॉलरशिप्स हैं। तो हमारे स्टूडेंट्स इवन जब वो पढ़ रहे हैं यहाँ पे, अभी फारिगुल तहसील नहीं हुए हैं यूनिवर्सिटी से, अ, उसमें हमारा सिस्टर टू सिस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम है। यूएस की यूनिवर्सिटीज़ के साथ वहाँ जाते हैं। टर्की गए हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स। तो ऐसा नहीं है, हमारे स्टूडेंट पूरी दुनिया में मौजूद हैं। जर्मनी में तो बहुत ज़्यादा जा रहे हैं आजकल, जहाज़ भर-भर के हम जर्मनी भेज रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत डिमांड है इस वक्त सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स की। तो जो फ्रेश ग्रेजुएट हैं वहाँ पे जा रहे हैं। पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर हाउसेज़ में, बैंक्स में, बैंक के जो आईटी डिपार्टमेंट्स हैं उसमें जा रहे हैं। कुछ तो हमारे अफ़सर बन गए, कुछ को शौक था कि वो सीएसएस कर लें, तो वहाँ भी चले गए हैं। मुख्तलिफ शोबों में हैं और डिमांड इतनी ज़्यादा है कि मैं ये फ़खरिया कह सकती हूँ कि 100% एम्प्लॉयमेंट रेट होता है हमारे स्टूडेंट्स। यानी कि एनडी का बच्चा आपके बकौल बेरोज़गार नहीं होता? बिल्कुल नहीं, कम से कम मेरा जो डिपार्टमेंट है, उसके तो स्टूडेंट ग्रेजुएशन से पहले बुक कर लिए जाते हैं, क्योंकि हमारे पास करियर ड्राइव्स होती हैं, रिक्रूटमेंट ड्राइव्स होती हैं, हेड हंटिंग के लिए लोग आते हैं और वो एग्ज़ाम से कोई महीना पहले से आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनको अंदाज़ा होता है कि एक दफ़ा ये मार्केट में चले गए तो फिर शायद उनको मिले ना, तो उससे पहले से उनको जॉब्स ऑफ़र हो जाती हैं स्टूडेंट्स को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आजकल बड़ा ही चर्चा है, हर शख्स इसकी बात करता नजर आता है। चैट जीपीटी का भी बड़ा जोर है। क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हवाले से इसकी कोई रिजेम्बलेंस है या इसका कोई बराह रास्त ताल्लुक है? बिल्कुल है। देखिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इसमें बहुत ज़्यादा काम करें। हमारे पास तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ठीक-ठाक सब्जेक्ट्स भी हैं। हमारे पास जो फाइनल ईयर डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स बनते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हैं। तो बिल्कुल ज़ाहिर है कि उसी की एक फ़ील्ड है, हमारी ही एक फ़ील्ड है और उसमें बहुत पाकिस्तान में भी काम हो रहा है। पाकिस्तान में उसकी डिमांड है, वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा डिमांड है।
इसने पूरा एक लैंडस्केप चेंज कर लिया। देखिए इस वक्त हम फ़ोन यूज़ करते फिर हम कुछ खुद से भी लिखते हैं, तो फिर हम एआई को कहते हैं कि भाई ज़रा चेक कर लो कि इसमें कोई ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है या इसमें कोई फैक्चुअल एरर तो नहीं है। हम उन्हें कह देते हैं कि भाई चेक कर लेगा, क्या हम खुद बैठ के किताबें देखें, डिक्शनरी देखें और उसमें से चेक करें। तो काम आसान किया है और ज़ाहिर है कि हमारी नेचर है इंसान की कि मशीन को काम डेलीगेट कर देते हैं। जब हम यहाँ साहब सिलबट्टे पे जब हम चीज़ें नहीं पीस रहे मिक्सर में पीस रहे हैं, तो उसी तरह से फ़ोन भी ऐसी ही चीज़ है कि अब खुद से लिखने की क्या ज़रूरत है, एआई को दे दो लिख देता है, एआई को दे दो चीज़ें ठीक कर देता है। तो हम इसकी इसलिए इतनी ज़्यादा मार्केट है क्योंकि आपकी लाइफ को बहुत आसान कर रहा है एआई। जब मार्केट ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी तो ऑटोमैटिकली नौकरियाँ भी उस फ़ील्ड में बहुत ज़्यादा होंगी। तो हमारे स्टूडेंट इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं। अगेन मैं बार-बार ग्लोबली इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारी यूथ में ना ये बहुत ज़्यादा फीलिंग होती है कि ओह माय गॉड हम जो काम कर रहे हैं वो शायद दुनिया में एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ का जो करिकुलम है, वो डिज़ाइन जो होता है, उसी तरह होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को देख कर। सरकारी जामियात की बात कर रही हैं आप या प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशंस की बात कर रही हैं? सरकारी जामियात की बात करें, बल्कि सरकारी जामियात में जितनी अच्छी फैकल्टी है उतनी आला तालीम वाली फैकल्टी आपको प्राइवेट जामियाज़ में नहीं। ये तो बहुत बड़ा दावा कर रही हैं आप। मैं बिल्कुल सही दावा जो दीगर इंस्टीट्यूशंस गुलाम इसाक खान है, आईबीए है, फास्ट है, आईबीए सरकारी है। नहीं आईबीए डेफिनेटली आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन साथ ही साथ जो दीगर 2 इदारों का मैंने नाम लिया है जो कि प्राइवेट हैं और इसके साथ बेशुमार इदारे हैं, तो वहाँ पे आपको इतनी कॉम्पिटेंट फैकल्टी नज़र नहीं आती? नहीं, वो अच्छी फैकल्टी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो नहीं है, लेकिन मैंने प्राइवेट इन ज़्यादा ये तो आप 2 जो है ना जो स्टैंड आउट करते हैं, जो प्राइवेट में बहुत अच्छे हैं, उनकी बात कर रहे हैं। लेकिन नहीं, आप उससे कम्पीट करते हैं? आपका बच्चा फास्ट और साथ ही साथ गुलाम इसाक खान के बच्चे को कम्पीट कर सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल करता है, कैसे इतना साउंड है आपका बच्चा? बिल्कुल है, बिल्कुल है। बल्कि हमारे स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो सिलिकॉन वैली में सबसे ज़्यादा तो एनईडी के स्टूडेंट वहाँ पे काम कर रहे हैं। अच्छा, एनईडी के बच्चों का मैंने कुछ कारनामा थोड़े अरसे पहले सुना न्यूज़ में कि कुछ शायद पानी से चलने वाली किसी तलबा ने गाड़ी बना ली थी और कुछ इस तरीके से इनोवेशंस की थी। कुछ ऐसी पानी से चलने वाली का इल्ज़ाम हम पे ना डालें, वो हमने नहीं बनाई थी। ये क्रिएटिविटी इस तरह की इस नौयत की कोई इजादात हम आपकी तलबा ने हमारे बच्चों ने फ़ॉर्मूला कार बनाई थी। तो ये कुछ बताएँ उस हवाले से इलैबोरेट करें? फ़ॉर्मूला कार हमारे यहाँ ज़ाहिर है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बनाई। फ़र्दर ज़ाहिर है कि मुझे इतना ज़्यादा क्योंकि वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की फ़ील्ड है, वो काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे स्टूडेंट्स ने उस पे काम किया, इनोवेशन की। हम उनको अक्सर देखते थे यूनिवर्सिटी में टेस्टिंग चल रही है। आजकल एक दूसरा है ऑटोमेटेड व्हीकल चला रहे हैं। हम लोग ड्राइवरलेस व्हीकल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऑलमोस्ट तैयार है। उसकी टेस्टिंग का पेस चल रहा है। यानी कि उसकी जो बेस होगी वो सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे आपके पास इस वक़्त दुनिया भर में गाड़ियाँ चल रही हैं ड्राइवरलेस व्हीकल्स, वो इस वक़्त एनईडी में बनाई जा रही है, ऑलमोस्ट रेडी है। कुछ अरसे में शायद आपको बुलाया जाएगा। चलें, दैट्स वंडरफुल, ये तो बड़ी खुशी की बात होगी। लेकिन मुझे और हमारे पूरे व्यूअर्स की एक कह लीजिए कि सवाल मुश्तरका ये है कि ऐसी चीज़ों का ना तो पेटेंट होता है और ना ही उनको सरकारी सतह से कोई सरपरस्ती मिल सकती है कि वो मुफीद साबित हो सके माशरे के लिए, मुल्क के लिए, कौम के लिए। इतनी बड़ी इनोवेशन के बाद भी उसका कोई ज़िक्र नहीं होता। मार्केट में वही चीज़ें नज़र आती हैं जो कि कदीम है और रिवायती हैं। इसकी क्या वजह है? देखिए ऐसा नहीं है, ऐसा हम सोचते हैं कि कदीम चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अ, अगर मैं पाकिस्तान में इस वक़्त हम बैठे हुए हैं, जो चैनल चला रहे हैं, पॉडकास्ट जो हमारी चल रही है, वो देखिए सारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे चल रही है। ये हमारे बचपन में ये चीज़ें नहीं थी, अब है। हम अडैप्ट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को, लेकिन क्योंकि हमें हमारी लाइफ़ का हिस्सा बन गई है, तो हमें लग नहीं रहा है कि हम अडैप्ट कर रहे हैं। अडैप्ट हम कर चुके हैं, अब टेक्नोलॉजी को फुली उसके साथ अडॉप्ट भी कर लिया है और ख़ुद को अडैप्ट भी कर रहे हैं अब टेक्नोलॉजी के साथ चलने के लिए। तो ऐसा नहीं है। हाँ, ये जो आपकी बात है कि हमारे यहाँ जो कमर्शियलाइज़ेशन है प्रोडक्ट्स की, जो स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनकी, इसमें आपकी निशानदेही जो है वो सही है। क्योंकि इस तरफ एक तो ध्यान बहुत कम था और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ऐसी कोई पॉलिसी ही नहीं थी कि कमर्शियलाइज़ करेंगे तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा, मैकेनिज़्म क्या होगा। यूनिवर्सिटी अगर उसको कॉपीराइट करती है तो कैसे करेगी
और उसको कितना शेयर जाएगा, इन्वेंटर को कितना शेयर जाएगा, स्टूडेंट को कितना शेयर जाएगा, यूनिवर्सिटी को कितना जाएगा, ये सब पहले पॉलिसी ही नहीं थी। लेकिन इसमें मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त बात बताऊँ कि हमारी यूनिवर्सिटी ने लीड लिया, हमने कमर्शलाइज़ेशन की पॉलिसी बना ली है। तो इस वक्त बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमारे लाइन अप हो चुके हैं फॉर कमर्शलाइज़ेशन। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में हमारी पहली यूनिवर्सिटी है जिसने कमर्शलाइज़ेशन की पॉलिसी बनाई है पाकिस्तान में। इन एब्सेंस ऑफ पॉलिसी आप कमर्शलाइज़ करें तो किन बेसिस पे करें? अच्छा, उससे पहले हमारे पास ऑफिस ऑफ रिसर्च इंक्यूबेशन एंड कमर्शलाइज़ेशन नहीं थे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। अब ये ऑफिसेज़ हर यूनिवर्सिटी में बनाए गए हैं ताकि वो इनोवेशन को भी प्रमोट करें, कमर्शलाइज़ेशन को भी प्रमोट करें, जो एचईसी ने हर इदारे में बनवाए हैं और उनका अपना एक फ़ंड होता है। तो पहले ये नहीं था। ज़ाहिर है कि आप उन जगहों से खुद को कंपेयर कर रहे हैं कि जहाँ पे ये 100-200 साल पहले कमर्शलाइज़ेशन की पॉलिसीज़ आ चुकी थीं और वो इस रेस में आ चुके थे। हमने शुरू ज़रूर कर दिया है, हम उसमें बहुत पीछे हमने लेट शुरू किया है, लेकिन हम इतने पीछे नहीं हैं। आज ही एनएडी यूनिवर्सिटी में हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वॉल का इफ्तिताह किया गया है। तो जिसमें हमने ये दिखाया कि हर साल हमारे पास किस तरह जो हम पेटेंट्स आपने पेटेंट्स की बात की, जो हम फाइल कर रहे हैं उसमें किस तरह से बतदरीज इजाफा हो रहा है। तो इजाफा हो रहा है। पहले तो यहाँ पे ज़ाहिर है कि लोगों की ट्रेनिंग नहीं थी, पता नहीं था कि किस तरह से पेटेंट फाइल किया जाता है, सपोर्ट नहीं थी। अब बिल्कुल यूनिवर्सिटीज़ में सपोर्ट है। हमारे जो कमर्शलाइज़ेशन के दफ़ातर हैं वो ट्रेन भी कर रहे हैं, हेल्प भी कर रहे हैं और इवन जो उसकी प्रोसेसिंग फ़ीस है पेटेंट को फाइल करने की, वो भी यूनिवर्सिटी देती है। तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई हैं। प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि ज़ाहिर है कि हम साइलोज़ में काम कर रहे हैं, हम जाके सोशल मीडिया पे तो नहीं बता सकते कि जी ये कमर्शलाइज़ेशन पॉलिसी बन गई है और ये आपके लिए। हाँ, जब हम मिल बैठते हैं, आप हमसे पूछते हैं तो हम आपको बताते हैं कि अब ये पॉलिसीज़ हैं और इंशाल्लाह अब आप देखेंगे कि कमर्शलाइज़ेशन होगी यूनिवर्सिटीज़ में से। डॉक्टर शकीला जरदारी साहिबा, हमने सुना है कि एनडी के अंदर कुछ स्टूडियो भी बन चुका है। वो कैसा स्टूडियो है, क्या होता है और वहाँ पे किस किस के लिए मौके हैं और वो वहाँ पे क्या क्या कर सकता है, जरा बयान तो करें। अच्छा, हमने एक छोटा-सा इनिशिएटिव हमारी यूनिवर्सिटी ने लिया है एनएडी अकेडमी ने, जिसका हमने चैनल बनाया कि जो एनएडी में काम हो रहा है, उसके बारे में हमारे स्टूडेंट्स को तो पता हो ना और दुनिया को भी पता हो। उसके लिए हमें इंतज़ार नहीं करना पड़े कि जब कोई हमें बुलाए तो हम बताएँ जाके। सो वो स्टूडियो एनएडी अकेडमी चला रही है। उसमें हमारी एनएडी में अगर कोई गेस्ट आता है, उसको हम बताते हैं कि आप बात कीजिए या हमारे अपने जो डीन्स हैं, चेयरमैन्स हैं, वो अपने उसमें बताते हैं कि जी इस वक़्त क्या काम चल रहा है, टू मेक पीपल अवेयर कि इस वक़्त हमारी यूनिवर्सिटी में क्या-क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं या लाइन अप की गई हैं। अच्छा, एनडी के अंदर इस वक्त इतने शोबाजात काम कर रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा मुतहरिक, वाइब्रेंट और कह लीजिए कि तवाना हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही नज़र आता है, जिसके तलबा आलमी सतह पर भी मुल्क और कौम का नाम रोशन कर रहे हैं। क्या हमारे तलबा बाहर मुल्क जाके अपने लिए और पाकिस्तान के लिए जो ज़र्रे मुबादला भेज रहे हैं, वो अपनी जगह अहमियत रखता है, मगर अपने ही मुल्क में कितने फ़ीसद तलबा काम करते हैं आप उस खेप में से जो कि आप लोग सालाना बुनियादों पे पास आउट करते हैं? देखिए सिग्निफिकेंट नंबर है जो यहाँ पे भी रहता है, ज़ाहिर है सब तो पाकिस्तान छोड़ के नहीं जा सकते। उनकी इम्प्लीमेंटेशन, उनकी जॉब प्लेसमेंट पाकिस्तान के इदारों में हो रही है? बिल्कुल हो रही है। आप देखिए हमारे एनएडी के तो इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग एलुमनाई बेस है कि हमारे सीएम से लेकर आपको हर जगह लोग नज़र आएँगे। बहुत काबिल लोग नज़र आएँगे। कई सरकार में सेक्रेटरीज़ पोज़ीशन है, सीएसएस ऑफ़िसर्स हैं हमारे। ये तो अपनी जगह पे हैं। बहुत सारे जो हमारे इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे रेलवे हो गया या नेशनल हाईवे अथॉरिटी हो गया, अ, कराची वाटर एंड सीवेज कॉर्पोरेशन हो गई। इस तरह के इदारों में भी हमारे बहुत सारे इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। यानी कि एनडी के ग्रेजुएट्स हैं जो कि अब सरकारी इदारों में भी सर्व कर रहे हैं। बिल्कुल, सरकारी में भी करें, प्राइवेट में तो वैसे ही कर रहे हैं, लेकिन सरकारी में भी करें। उसके अलावा हमारे तो बहुत सारे ग्रेजुएट्स एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं। अपनी-अपनी फ़ील्ड्स में उन्होंने बहुत बड़ा नाम बनाया है। कुछ की बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन फर्म्स हैं, जाने-माने बिल्डर्स हैं, सिविल इंजीनियर्स थे, उन्होंने अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी शुरू कर दी। इसके अलावा हमारे एक बहुत
ज़बरदस्त एलुमनाई हैं। शायद आप सबने उनका नाम भी सुना होगा, अशरफ हबीबुल्लाह साहब। वो अमेरिका में हैं, उनकी बहुत बड़ी कंपनी है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की उनका कमाई है। लेकिन उससे ज़्यादा हमें उनकी सक्सेस से बहुत खुशी होती है। उसके अलावा ये खुशी होती है कि वो अपने इदारे को नहीं भूले हैं, और हमारे सिर्फ ये नहीं है, हमारे सारे ग्रेजुएट्स वो हमसे बहुत कनेक्टेड हैं, एलुमनाई। तो जी बिल्कुल, वो सिर्फ बाहर नहीं है, पाकिस्तान में भी हर जगह काम करते हैं और अपने इदारे को सपोर्ट करते हैं, किसी भी कैपेसिटी में। जैसे वो कर सकते हैं, जो उनके पास जो गुंजाइश होती है वो करते हैं सपोर्ट। किसी भी मुल्क की मईशत का एक बड़ा इन्हिसार एक्सपोर्ट पे होता है, और एक्सपोर्ट में सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट भी एक बड़ा अमल दखल रखती है। पाकिस्तान की सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट की क्या सूरत हाल है? कितनी एक्सपोर्ट हम सालाना बुनियादों पे करते हैं, और हमारी ग्रॉस जीडीपी का कितना % कंट्रीब्यूट कर रहा है सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट? अच्छा देखें, पाकिस्तान में एक जो समझा जाता था कि जी हम सर्जिकल गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, स्पोर्ट्स गुड करते हैं, कॉटन को करते हैं। अ, जब कोविड आया ना, तो हमें सही पता लग गया कि कौन-सी एक्सपोर्ट कहाँ पे हम स्टैंड कर रहे हैं। तो जहाँ पे बाकी सारी फ़ील्ड्स में हमारी कमी हुई काम में, सॉफ्टवेयर वो वाहिद फ़ील्ड थी जिसके एक्सपोर्ट्स में उस दरमियान भी इज़ाफ़ा हुआ है, कोविड में भी इज़ाफ़ा हुआ है। क्योंकि वर्क फ्रॉम होम हो गया था, लोग घर से काम करते थे ज़्यादातर। बिल्कुल, और ये वो चीज़ थी कि जिसमें कमी नहीं हो सकती थी ना, क्योंकि बाकी सब जगहों पे तो फैक्ट्री बंद हो गई, अब क्या करें? हमारे यहाँ तो फैक्ट्री बंद हुई नहीं, हम घर पे बस हम लैपटॉप घर पे ले आए और वहाँ पे हमने काम करना शुरू कर दिया। तो सॉफ्टवेयर, अच्छा सिर्फ ये नहीं है, देखिए हमारे पास जो रेमिटेंसेस आ रही हैं, फ्रीलांसिंग की हम बहुत बड़ी मार्केट है। मोर देन 10% ऑफ द फ्रीलांसर्स अराउंड द वर्ल्ड आर फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है? बहुत बड़ा दावा कर रही हैं आप। बहुत बड़ा दावा है, और ये स्टेट बैंक की रिपोर्ट है, ठीक है? हम नहीं कह रहे हैं। चले कोई आलमी सतह का कोई स्टेटमेंट बताएं जो हमारी आपकी इस बात को एंडोर्स करे। देखिए हम तो अपने स्टैटिस्टिक, क्योंकि स्टेट बैंक रेमिटेंसेस देख रहा है ना, वो ये देख रहा है कि रेमिटेंसेस किस तरह से आ रहे हैं, और वो बता रहा है कि वो मॉनिटर कर रहा है कि जो डॉलर्स में पैसा आ रहा है इस फ्रीलांसिंग से, वो ये कह रहा है कि आप इस वक्त इस जगह पे स्टैंड करते हैं। सो यस, हमारे मुल्क की जीडीपी का 10% रेमिटेंस जो आ रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट से आ रहा है। नहीं, जो वर्ल्ड वाइड जो हमारा फ्रीलांसर्स है उसमें 10% पाकिस्तानी है मिनिमम, इससे ज़्यादा हो सकते हैं। तो 10 मतलब पाकिस्तान इज़ अ बिग मार्केट फॉर फ्रीलांसिंग। क्यों है? क्योंकि एक तो हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, ज़ाहिर है कि लोग आपसे काम करवाने को तैयार हैं, तभी तो वो आपको काम दे रहे हैं। एट द सेम टाइम हमारे यहाँ लेबर चीप है। बाकी जगहों पे अगर वो काम $10 में होगा तो पाकिस्तान में वो $6 में हो सकता है, तो करवाते हैं। तो पाकिस्तान में इस वक्त हम बहुत बड़ी मार्केट है फ्रीलांसिंग की। इसके ऊपर मुझे ज़्यादा इसलिए मैं बात करना चाह रही हूँ कि देखिए, मैं एक खातून हूँ, औरतें घरों में बैठ के कई हमने देखा था बचपन में कि जी मैं शादी से पहले काम करती थी, मैंने शादी के बाद काम छोड़ दिया। बच्चों से पहले काम करती थी, मैंने बच्चों के बाद काम छोड़। काफ़ी बड़ी तादाद उन्हीं खवातीन की है कि शादी से पहले पढ़ती भी थी, डिग्री भी हासिल कर ली, डॉक्टर बन गई, इंजीनियर बन गई, उसके बाद जी बस घर है और घर के बच्चे। बिल्कुल, तो हम उनको इल्ज़ाम नहीं देते। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो उन्होंने डिग्री, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके लिए हालात कंड्यूसिव नहीं थे। ज़ाहिर है कि उन्हें अपनी फैमिली भी देखनी थी, बच्चे भी देखने थे, तो उनको कुछ प्रायोरिटाइज़ करना पड़ा और उन्होंने फिर अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को चूज़ किया। इस वक़्त जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फ़ील्ड है ना, उसमें ये वाली चॉइस करना नहीं पड़ रही है, क्योंकि वो वर्क फ्रॉम होम कर सकती हैं। तो बहुत बड़ी हमारी जो फीमेल जो ख़वातीन का जो फीमेल वर्कफ़ोर्स है ना, वो इस फ़ील्ड में आई है। उसके बावजूद भी कोई खातून काम ना करे तो? वो फिर उनकी चॉइस है, उसके कर सकती है। देखें, ये तो इंडिविजुअल चॉइस है, लेकिन कम से कम अभी ये नहीं कहा जा सकता कि ख़वातीन को ये मौका नहीं मिल रहा है। अपॉर्चुनिटी है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आया यू वांट टू अवेल दैट और नॉट। नॉट, और फिर फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स हो गए हैं। क्योंकि हमने भी इस चीज़ को फेस किया है। देखिए, मैंने कहा ना कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का अगर मैं सेकंड बैच हूँ, तो उस वक़्त हमने ये फेस किया था कि अगर हम इंडस्ट्री में जाते थे, उस वक़्त वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो कहते थे हम ख़वातीन को नहीं रखते, बाकायदा आपके मुँह पे कहते थे कि हम ख़वातीन को नौकरी नहीं देते। तो हम कहते थे क्यों? वो कहते हमारा काम अमेरिका से आता है, तो हमारी मीटिंग्स लेट नाइट होती हैं ऑफ़िस में, ख़वातीन ये काम नहीं कर सकती हैं, इसलिए हम उन्हें नहीं रखते। लेकिन अभी वही सेम सॉफ्टवेयर हाउसेज़ हैं और वो ख़वातीन को अपॉर्च्युनिटी देते हैं, क्योंकि अब उनको ऑफ़िस में आने की ज़रूरत नहीं है। वो घर से अब वो वाला इकोसिस्टम तो बन गया ना कि ऑनलाइन मीटिंग कर लेंगे,
कोविड ने इस चीज़ को एक्सेप्टेबल कर दिया। तो सॉफ्टवेयर की फील्ड में तो कोविड एक ब्लेसिंग बन के आया है ख़वातीन के लिए, क्योंकि उसने बहुत सारे ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ हमारे लिए दरवाज़े ओपन किए हैं जो पहले बंद थे। तो ऐसा नहीं है, हम लोग सिग्निफिकेंट हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेस बढ़े हैं। अच्छा, सरकार ने इसमें जो हेल्प किया है वो है सॉफ्टवेयर हाउसेस के लिए अलग से स्पेशल अकाउंट्स बनाए गए हैं फॉरेन करेंसी के, ताकि अगर वो अपनी ट्रांजैक्शन करना चाहे तो कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने उसके अलावा जो है कि अभी आप देखते हैं कि ये तो बड़े हम तो एक बड़े तालीमी इदारे में बैठे ना, अब हर कोई तो डिग्री नहीं ले सकता, क्योंकि इसके लिए एक तो बहुत ज़्यादा इंटर में नंबर चाहिए, बहुत कंपटीशन चाहिए, 100 बच्चे हैं, कौन-कौन आएगा ना यहाँ पे? तो बहुत सारे ऐसे मगर हम देखते हैं कि बच्चे हैं जो चाहते हैं अपनी फैमिली में कंट्रीब्यूट करना, लेकिन उनके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है। तो गवर्नमेंट ने और हर गवर्नमेंट ने, मतलब फेडरल गवर्नमेंट ने टीजी स्किल्स का एक प्रोग्राम था, फिर सिंध गवर्नमेंट ने अभी सर्टिफिकेशन के प्रोग्राम शुरू किए हैं जिसमें एआई, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन, उनके फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम शुरू कराए हैं। वो कुछ महीनों की ट्रेनिंग होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, आप आइए, ट्रेनिंग कीजिए और फिर आप अपना काम शुरू कीजिए। सिर्फ एक स्किल आपके पास आ जाएगा ताकि आप अपना घर चला सकें। इसी तरह से पंजाब आईटी बोर्ड ने शुरू किया है, यूथ को आईटी स्किल्स देने का प्रोग्राम शुरू किया है। तो लग ही रहा है कि अब हमारी गवर्नमेंट को ये पता लग गया है कि जी ये वो फील्ड है जिस पे इन्वेस्ट किया जाए तो ये कुछ कर लेंगे। यानी आप इनको स्किल दे दीजिए, फिर आप बेशक इनको नौकरी ना दीजिए, क्योंकि बाकी फील्ड में शायद उनको नौकरी भी सोचते हैं कि फिर ठीक है, ये ऑनलाइन खुद ही अपना काम ढूंढ लेंगे। तो बिल्कुल ये एक फील्ड है जो पाकिस्तान में बहुत पैसा रेमिटेंसेस लेकर आ रही है, एक्सपोर्ट्स भी हम बहुत कर रहे हैं, और जिसमें इंक्रीज हुआ है एवरी ईयर। हमारे पास तकरीबन 40% से ज़्यादा हमारा लास्ट ईयर, यानी आप 2022-23 से ज़्यादा 23-24 में जो इंक्रीज हुआ है वो 40% से ऊपर है हमारी एक्सपोर्ट्स में। और आप ये कह रही हैं कि रेगुलेट भी हो रहा है थ्रू एसएससीपी? जी, जी, ये हमारे ये जो एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो बता रहे हैं आपको ये सारे डेटा। हम तो ज़ाहिर है खुद नहीं, हमें अरे एक मगर मैडम सवाल पैदा होता है यहाँ पे, हमारा बच्चा भी काबिल है, हमारे टीचर्स भी बेहतरीन है, हमारी जामियात भी शानदार हैं, उसके बावजूद एप्पल आई स्टोर खुल रहे हैं। यहाँ कोई इंटरनेशनल वेंडर क्यों नहीं आ रहा, कोई इंटरनेशनल नाम क्यों नहीं आ रहा, कोई बड़ा ब्रांड क्यों नहीं आ रहा, कोई आलमी सतह का इन्वेस्टर यहाँ क्यों नहीं आ रहा कि यहाँ पे इन्वेस्ट करे, पाकिस्तान की इकोनॉमी में कोई इनपुट करे? इसकी क्या वजह? देखिए, अच्छा ये भी एक तो हम इस दौड़ में लेट आए हैं, हमने ये दौड़ बहुत बाद में शुरू किया। देखिए, कंप्यूटर तो यहाँ 97 में मेरा ख्याल है आ गया, आ चुका हुआ था। लेकिन हमने अपनी इस चीज़ को कि ये एक ग्रोइंग फील्ड है, उसको रियलाइज़ बहुत देर किया ना। फील्ड तो हमने खोल ली, डिपार्टमेंट बना लिए, इंजीनियर बनाना शुरू कर दिए, लेकिन उसका जो पूरा इकोसिस्टम बनता है कि सॉफ्टवेयर हाउसेस भी बने, आईटी पार्क्स भी बने, आपका सॉफ्टवेयर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क्स बने, सब्सिडीज़ दी जाएँ, फॉरेन अकाउंट्स आपको आसानी से बनने, ये सारा एक इकोसिस्टम बनाना पड़ता है, एक सक्सेसफुल किसी बिज़नेस को रन करने के लिए और लोगों को, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो एक तो पहले ही हम उस दौड़ में थोड़े से लेट हैं। आप बात जब 97 की कर रहे हैं तो 99 में तो हमने फॉरेन अकाउंट्स मुंजमद कर दिए थे। वो तो एक सियासी कह लीजिए कि बात है ना, उसको तो हम है, लेकिन क्योंकि मुंजमद हो गए तो आपके पास इन्वेस्टर कैसे आएगा? इन्वेस्टर तो डॉलर लाता है। वो आप जब डॉलर मुंजमद कर देंगे तो वो नहीं आएगा, और ये बहुत अरसे चला ना। आपके फॉरेन करेंसी, आप बहुत पीछे हो गए दुनिया की उस दौड़ से, इन्वेस्टमेंट की दौड़ से, क्योंकि अब ज़ाहिर है कि वो डॉलर लेकर आ रहे हैं, आप उसे रुपए दे रहे हैं, तो इन्वेस्टर नहीं आएगा। चले ठीक है। ये एक बात हुई, उसके अलावा मैं प्लीज कंटिन्यू करना चाहूँगी इस चीज़ पे। लेकिन उसके बावजूद देखें, इस वक्त हमारे पास हमारी ही यूनिवर्सिटी में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे इस वक्त साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क की दाखिल तो उसका इफ्तिताह तो हो गया है। अ, तो उसमें सिंध गवर्नमेंट है, एनईडी यूनिवर्सिटी है और एक कुवैत की विद होल्डिंग कंपनी है जो कि उस पार्क को इस्टेब्लिश करेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क को। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे काम नहीं हो रहा है, लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में, अगर आप 24 घंटे नेट बंद कर दें तो लोग आपके पास इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि 24 घंटों में उनका बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप,
ये चंद घंटे बंद थे, चंद घंटे बंद हो गए थे, ये तकरीबन शायद 2 साल पुरानी बात है। उसमें उनका लॉस हुआ है $7 बिलियन। अब 24 घंटे से मल्टीप्लाई कर लें आप इसको। यानी कि हमारे यहाँ जो इंटरनेट के हवाले से मसाइल हैं, जो फायरवॉल्स हैं, वो इस शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोफ़ेशनल्स और तलबा को मुश्किलात में डाल रहे हैं। हाँ, इंटरनेट और वो अल्टीमेटली हमारे मुल्क के लिए भी नुकसान है क्योंकि एक्सपोर्ट से ताल्लुक़ है उसका। बिल्कुल, आप इंटरनेट तो बिल्कुल बंद नहीं कर सकते ना, आप बंद कर देंगे तो फिर काम कैसे चलेगा? क्योंकि लोग इस पे डिपेंडेंट हैं। और किसी को छोड़ें, एक मैं छोटी-सी मिसाल है, फूड पांडा का राइडर, वो आपसे ऑर्डर लेता है एप्लीकेशन के ये मोबाइल ऐप के थ्रू। आप इंटरनेट बंद कर दें, उसका एक 24 घंटे की जो दिहाड़ी है वो आपने मार दी। सिर्फ एक घर का चूल्हा आपने 24 घंटों में बंद कर दिया, ठंडा कर दिया। तो आप ये किसी बड़े इन्वेस्टर के साथ तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये इंटरनेट कनेक्टिविटी 24 घंटे आपको चाहिए, फिर आप ये कर सकते हैं, और ये हम बार-बार करते हैं। ठीक है ना? तो उसमें इन्वेस्टर ज़ाहिर है घबरा जाता है कि ऐसा ना हो कि फिर ये पिछले अच्छा, कई जगह पे हमने कुछ वेबसाइट्स ब्लॉक की हैं, कुछ ऐसे प्लेटफ़ॉर्म ब्लॉक किए हैं जिससे हमारे लोग कमा रहे थे। किसी को कह दिया कि नहीं, ऐसे बच्चे ख़राब हो रहे हैं, तो आपने ब्लॉक कर दिया। आपने महीना भर ब्लॉक किया, फिर आपने एहतजाज पे खोल भी दिया। तो इस तरह नहीं चलता है कि आप किसी भी चीज़ को उसके जब तक आप वेइ नहीं करते बेनिफिट्स और उसके नुकसानात, उससे पहले आप बंद कर देते हैं, फिर आपको लगता है ओह! ये तो नुकसान हो गया, नहीं आप इसको अनबैन कर दो। ये नहीं, इस तरह नहीं चलते। पाकिस्तान की आईटी पॉलिसी और पाकिस्तान की सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट पॉलिसी क्या है? आप इस मुतालिक कुछ राय का इज़हार करें। देखिए, हमारे पास इस वक़्त बल्कि विज़न 2025 जो आया था, उसमें, और अभी विज़न 2025 अब हम विज़न 2025 को जी रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन जब ये आया था तो उसमें सिग्निफिकेंट आईटी के लिए आप अगर उसको उठा के देखें तो तकरीबन हर फील्ड में उन्होंने आईटी को डाल दिया था कि हर चीज़ में आईटी आ गई थी। आप ये देखिए कि हमने सेंसस कभी डिजिटल नहीं कराए थे, हमने सेंसस तक डिजिटल किया है। मगर उन्हीं सेंसस पे एतराज़ात हुए, उन्हीं सेंसस पे कोर्टों में पिटीशंस दाखिल हुई और बड़े मुतनाज़र है। हाँ, लेकिन वो वजूहात डिजिटल की नहीं हैं, वो दूसरी हैं। देखिए, वो फिर हम दूसरी तरफ चले जाएँगे। लेकिन ये नीड तो फ़ील की गई कि डिजिटल होने चाहिए। इलेक्शन भी डिजिटल कराने डिजिटल की बात होने हो रही चाहिए, थी। नहीं, आरटीएस हुआ, देखिए बना तो था। उसके जो वजूहात हैं वो एक अलग बात है। देखिए, क्योंकि वो हमारे इससे, मेरे डोमेन से बाहर है ना वो चीज़ें। हम सिर्फ़ ये देखना चाह रहे हैं कि ये सब चीज़ें हुई हैं, दैट इज़ ये उस बात का सबूत है कि सरकार ने ये मान लिया है कि आईटी के बगैर अब काम नहीं होना है। ठीक। एक हमारे वज़ीर थे, उन्होंने अपने दौरे वज़ारत में कहा कि हम चाँद को थ्रू डिजिटल टेक्नोलॉजी और थ्रू फ़ल्कियात को साइंस की रोशनी से देखेंगे। बड़ा उस पे वाविला हुआ, बड़ा शोर-शराबा हुआ। अगर इस तरह की कोशिश के बावजूद सरकारी सतह से रेजिस्टेंस आएगी, तो क्या आप समझती हैं कि जो प्लान आप पेश करना चाह रही हैं या जो हमारी गवर्नमेंट चाहती है, वो किस हद तक काबिल अमल होगा इस पाकिस्तानी माशरे में? देखिए, ऐसा नहीं होता, रेजिस्टेंस जो है ना हर चीज़ की, नई चीज़ की आती है। अ, जैसे पहले लोग कहते थे कि जी माइक, बल्कि स्पीकर में शैतान बोलता है। अब हर एक के पास स्पीकर है, ठीक है? फिर कहा गया कि नहीं, ये जो इंटरनेट है ना, ये तो लोगों को ख़राब करने के लिए। जब डायल अप आया था, तब हम ये सुनते थे कि जी नहीं, 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 ये कमरों में डायल अप नहीं होना चाहिए। डायल अप जो है ना वो बाकायदा पब्लिक स्पेसेस और वो ओपन एरियाज़। बाकायदा घरों में, हमारे अपने घरों में वो टीवी लाउंज में लगा दिया गया था कि डायल अप कनेक्शन जो है वो टीवी लाउंज में सब देख रहे होंगे, वहाँ से आप इवन दो कि फ़ोन पहले लाउंज पे हुआ करता था, अब्बू जान उठाया करते थे फ़ोन। एग्ज़ैक्टली। फिर कहा गया कि जी नहीं, नहीं, अच्छा चले फ़ोन आ गया तो बटन वाला दे दो, लेकिन उसमें अब हर एक कमरे में वाई-फाई है। तो ऐसा नहीं है, ये हर चीज़ की शुरू में रेजिस्टेंस होती है, लेकिन बाद में वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी का हिस्सा ऐसा बन जाती है कि आप उसके बगैर साँस नहीं ले सकते। तो आईटी ऐसी ही चीज़ है कि ये अब हमारी लाइफ़ का हिस्सा बन चुकी है, आप इसके साथ जीना सीख लीजिए। तो ये जो कहा जा रहा है कि हाँ जी रेजिस्टेंस है, हाँ है, लेकिन ये कब तक होगी? ठीक है? रेजिस्टेंस थी, हमने देखी है, हम तो उस जनरेशन के हैं ना, कि जो पीटीवी एक चैनल वाले जनरेशन के हैं। फिर हमने देखा है कि किस तरह से चैनल्स भी ग्रो हुए हैं, ये सब
तो हमने देखा है कि वो रेजिस्टेंस किस तरह से ख़त्म हुई और अब रीलों पे आ गए। अब बच्चा बैठा रीलें देख रहा है। तो पहले जबकि हम देखते थे कि 8 बजे का ड्रामा भी अम्मा-अब्बा के साथ मिलके देखना है या कभी मूवी देखनी है तो वो एक फैमिली अफेयर होता था। और रिमोट जो है वो अम्मा जान या अब्बा जान के पाके वो सेंसर कर पाएँ चीज़ों को। अब नहीं है। देखिए ये चीज़ें अब आपके लाइफ़ में आ गई हैं, तो ये जो आप कह रहे हैं ना कि रेजिस्टेंस है, कब तक रहेगी? क्योंकि टेक्नोलॉजी आपकी लाइफ़ में आ चुकी है। ये रिवर्स होने वाली चीज़ नहीं है, ये आगे ही जाएगी। मैं वही कह रही हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ, मैं एक ऐसी फ़ील्ड में हूँ, जो सिर्फ़ आगे जा रही है, बढ़ रही है। इसके मौके इसी वजह से ज़्यादा बढ़ रहे हैं क्योंकि जितना आपकी लाइफ़ में इन्वॉल्व होगा, उतने हमारे लिए जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ होंगी, उतना हम काम हमारे पास ज़्यादा आएगा। तो हम तो कहते हैं कि लोगों की लाइफ़ में और आए आईटी तो हमें और काम मिले। तो काम बहुत मिल रहा है। काश कि ऐसा ही हो। मार्केट शेयर आलमी सतह पे आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की इस शोबे के अंदर मार्केट शेयर पाकिस्तान ने कितना कैप्चर कर रखा है? ये एक आपको यहाँ पे हमारा थोड़ा-सा हम ये कह सकते हैं कि पीछे हैं। अ, कोई अदाद-ओ-शुमार तो कोई बताइए? आदाद-ओ-शुमार में आई वुड नॉट लाइक टू क्योंकि मैं गलत कोट नहीं करना चाहूँगी कि मुझे अभी कि आपकी ज़ीर-ए-फ़हमी क्या कहती है? नहीं, हमारे काफ़ी कम है। इवन ऐसी कौमों से कम है जो आबादी में हमसे कम है। क्योंकि हम इंडिया के लिए तो ये कह देते हैं कि जी वो 3 गुना बड़ा मुल्क है, तो उनकी ज़्यादा ही होगी एक्सपोर्ट। लेकिन अब ऐसे मुल्क जो हमसे 10 गुना छोटे हों और उनकी एक्सपोर्ट हमसे ज़्यादा हो, तो फिर मसला तो है। तो इसकी वजह क्या ऐसी है कि हमारे यहाँ इतना टैलेंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा या हमारा टैलेंट यूटिलाइज़ नहीं हो रहा? नहीं देखिए टैलेंट की बात नहीं है, बात या हमारा जो नौजवान है वो इस मुल्क के लिए काम नहीं करना चाह रहा, वो अब्रॉड जा रहा है? अब्रॉड तो जा रहा है लेकिन देखिए जो यहाँ पे भी है ना बहुत सारा काम ऐसा हो रहा है जो हम किसी और मुल्क के नाम पे करते हैं क्योंकि वो आउटसोर्स होके आता है थ्रू सॉफ्टवेयर हाउसेस। थ्रू सॉफ्टवेयर हाउसेस। अब वो काम यहाँ हो रहा है लेकिन पैसा कहीं और पार्क हो रहा है, ऐसा भी तो है ना। तो इस वजह से वो आपको दिखता नहीं है कि इकोनॉमी में कितना उसने कंट्रीब्यूट किया है। और वो बड़ी मुझे लगता है कि शॉर्टेस्ट वे टू गेट रिच। मेरे सामने बहुत से नौजवान बहुत जल्दी हुए हैं, तरक्की कर गए। बिल्कुल। लेकिन अगेन वही बात आती है कि जब तक आप यहाँ पे स्टेबिलिटी इस तरह की बिज़नेस के लिए स्टेबिलिटी नहीं लेकर आएँगे ताकि लोगों को ये पता लगे कि ठीक है आज मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो कल को कोई नई पॉलिसी नहीं आ जाएगी। देखिए हमारे पास अभी आईटी की जो पॉलिसीज़ आई हैं जो कि अच्छी भी हैं, क्योंकि हमारे पास पहले डेटा प्रोटेक्शन एक्ट नहीं था। दूसरे मुल्कों में होते हैं डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, अमेरिका में हिप्पा था। फिर यूके में जब मैं तालीम हासिल कर रही थी तो यूके का डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2010 वहाँ पे चल रहा था। और उसी दरमियान में फिर ब्रेक्सिट हो गया तो जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन 2015 आ गया उनका जो अभी तक चल रहा है। तो ज़ाहिर है कि आपके पास ये रेगुलेशन तो होने चाहिए, ज़ाहिर है आपने बिज़नेस करने हैं तो रेगुलेशन होने चाहिए। लेकिन ये ऐसे हों कि फिर ठीक है एक दफ़ा आ गए तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन आपको पता हो कि ठीक है यही रेगुलेशन और अवामी मफाद में भी हो। अवामी मफ़ाद में भी हो और उसका काम रेगुलेट हाँ, आपको पता है कि यही फ्रेमवर्क है। ये मेरे लिए अलग नहीं हो जाएगा, किसी और के लिए मैनिपुलेट नहीं हो जाएगा, ठीक है? तो आप और उसमें इस तरह ब्रॉड नहीं होने चाहिए, बहुत स्पेसिफिक डेफिनिशंस होनी चाहिए। ये मसाइल हैं यहाँ पे जिसकी वजह से बिज़नेस जो है वो थोड़ा लेकिन कहीं अगर आप लोगों की कॉम्पिटेंसी की बात करते हैं, स्टूडेंट्स की कॉम्पिटेंसी की बात करते हैं, ग्रेजुएट्स की बात करते हैं, देखिए अगर वो ना होते तो ये बाकी दुनिया में कैसे चल रहे होते हैं? डिग्री तो यहीं से लेकर जाते हैं। तो अगर कॉम्पिटेंट नहीं होते तो दुनिया भर उन्हें क्यों लेती? वो ले रही है क्योंकि वो इस लायक हैं। हमारा बिज़नेस का इकोसिस्टम इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं है और वो किसी भी बिज़नेस के लिए नहीं है। देखिए ना ये सिर्फ़ आईटी के लिए तो नहीं है। आप जिन चीज़ों के लिए कहते थे कि हम इन चीज़ों में बहुत अच्छे हैं, आपकी तो उसमें कमी हुई है एक्सपोर्ट्स में। आप कहते थे हम चावल एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारा अब चावल एक्सपोर्ट होना कम हुआ है, उसमें उसमें तादाद में कमी आई है। सॉफ्टवेयर वो वाहिद फ़ील्ड है जिसमें हमने इज़ाफ़ा ही किया है। तो इकोसिस्टम ना होने के बावजूद हाँ, लेकिन उसके बावजूद हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट ने हमें ये लग रहा है कि इसको सीरियस लेना शुरू कर दिया है। क्योंकि ज़ाहिर है मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम बनी इस्लामाबाद में, जो कि फेडरल गवर्नमेंट में बनी है, सिंध गवर्नमेंट में बनी है। पंजाब का आईटी बोर्ड काम कर रहा है। यूनिवर्सिटीज़ ने अपने
हर यूनिवर्सिटी ने, चाहे सरकारी है चाहे निजी है, उन्होंने अपने इदारे बनाना शुरू कर दिए हैं। ज़ाहिर है जब ये शोबे बनते हैं तो उसमें ग्रेजुएट्स आते हैं, वो ग्रेजुएट्स ज़रूरी नहीं है बाहर जाए, वो यहाँ पे भी आएँगे। जब मैं ये कह रही हूँ कि देखिए, अब मैंने 2006 में ग्रेजुएट किया है, मुझे 19 साल हुए। 19 सालों में इतना स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम बनाना बहुत मुश्किल है। यानी हम अर्लीस्ट बैचेज़ ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हैं। तो अभी ये इस फील्ड ग्रो कर रही है आहिस्ता-आहिस्ता। बहुत सारे लोग तो अच्छी जगह क्योंकि बाहर जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इकोसिस्टम भी बन रहा है। यानी कि 20 साल के इस मुख्तसर अरसे को आप एक बड़ी कामयाबी समझती हैं। हाँ, बिल्कुल, काफ़ी है और काफ़ी हो सकती थी, अगर ये आप इस तरह एंटरटेनिंग पॉलिसीज़ बनती, इम्प्लीमेंटेशंस होती, और हुकूमतें तसलसल पूरा करती और पॉलिसीज़ का सिलसिला आगे बढ़ता। हाँ, यहाँ पे ये होता है कि एक पॉलिसी बनती है, फिर अगला आता है, वो कहता नहीं अब मेरी। और बैंक अकाउंट्स इस तरह मुंजमद नहीं होते, ठीक है? वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, काफ़ी अरसे तक मुंजमद रहे हैं और लोग उससे डर गए हैं। फिर आपने बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स को बंद किया है, यहाँ पे ढाई साल ऐसे प्लेटफ़ॉर्म जो दुनिया भर में आज अब कमा रहे हैं, आज हर कोई उन प्लेटफ़ॉर्म्स को यूज़ कर रहा है, अगर आप 2.5 साल उसको बंद कर दें, तो हमारी कमाई में मसला आ जाएगा। डॉक्टर साहिबा, आपने इस कम उम्री के अंदर इस अहम मनसब तक पहुंच गई और एक वर्किंग लेडी भी हैं, फैमिली भी मैनेज कर लेती हैं और आपके फैमिली के साथ साथ अपने पेशा वराना ज़िंदगी को भी निभा रही हैं। इन सब चीज़ों को कैसे आपने एक ही सिलसिले से जोड़ रखा और कैसे तवाज़ुन बरकरार रखा? देखिए, ये तो मुझे लगता है कि आप जो करना चाहते हैं ना, वो आप कर लेते हैं। नियत, वो हम पढ़ते भी रहे हैं हमेशा से, इन्नमल अमालु बिन्नियात। हम लोग का दारोमदार नियत पे है। तो अगर आपकी नियत होगी तो आप कर लेंगे। दूसरी बात ये है कि मैं, चलिए आपको एक छोटी-सी बात बताती हूँ कि मैं यूके में पढ़ रही थी, तो मेरी लैंडलॉर्ड जो थी ना, लैंडलेडी जो थी, वो थोड़ा मुझे तंग कर रही थी। तो मैं अपना बैग लेके ऑफ़िस में आके बैठ गई कि अब ये पता नहीं मुझे किसी वक़्त निकाल बाहर करेंगी, और बच्चा मेरे साथ था। सो आई वाज़ क्राइंग। मेरे ऑफ़िस में जो साथ हमारे जो पीएचडी कर रहे थे जो कॉलीग्स, तो मैंने कहा मैं जा रही हूँ पाकिस्तान, बस वो हो गया मुझ में, तो अब नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा देखिए, क्विटिंग इज़ नॉट एन ऑप्शन। इसके अलावा सोचते हैं कि क्या करना है। शन ये तो मुझे सब शैन बुलाते थे कि शैन ये तो नहीं हो सकता कि आप क्विट करने के अलावा लेट्स सी कि हमारे पास बाकी क्या ऑप्शन है। इसको तो हमने क्रॉस कर दिया। तो अगर ख़वातीन क्विट करने के ऑप्शन को क्रॉस करके बाकी ऑप्शंस देखेंगी, तो फिर उनको क्लैरिटी होगी कि जी आप क्या कर सकती हैं। अच्छा, सिर्फ मैं नहीं हूँ, हमारे पाकिस्तान में तो हम बहुत लकी रहे कि हमारे पास प्राइम मिनिस्टर एक खातून रही हैं, और दौरान जब वो प्राइम मिनिस्टर थी तो उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया था। तो हम तो बड़ा प्राउडली बताते हैं कि हम ऐसे मुल्क से हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने बेटी को जन्म दिया व्हाइल बीइंग इन ऑफिस, और अगले दिन उन्होंने मीटिंग चेयर की। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो वो मुल्क चला सकती है, तो हम एक डिपार्टमेंट तो चला ही सकते हैं। अ, बिल्कुल, ये अपने अंदर एक चैलेंजेस होते हैं कि जब बच्चे ख़ास करके हमारे छोटे थे, तो आपने रात भर नींद नहीं की, सुबह फिर आप काम करने जा रहे हैं। ये मुश्किलात ज़रूर होती हैं क्योंकि हमारे यहाँ अगेन सपोर्ट थोड़ी-सी कम होती है। पहले डे केयर्स नहीं थे, अब तो डे केयर्स का कॉन्सेप्ट आ गया है जो कि सपोर्ट कर रहा है इदारों में। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स मैंने जैसे कि कहा कि अब सॉफ्टवेयर में आने शुरू हो गए हैं, पहले नहीं थे, तो जिसकी वजह से ख़वातीन क्विट भी करती थी, फिर 3-4 सालों का ब्रेक लेके आ जाती थी। लेकिन बस मुझे तो मैं ये अल्लाह ताला करवा ही लेता है। मैं क्या कह सकती हूँ कि इसमें ये तो लोग बताएँगे, मेरे स्टूडेंट्स बताएँगे कि कितना बेहतर करती हूँ, क्योंकि कर पाते हैं या नहीं कर पाते, ये तो फिर दूसरे ही बताएँगे। आपने बात की कि पंजाब के अंदर भी आईटी पे बड़ा काम हो रहा है, आईटी बोर्ड भी बना है, सिंध में भी आपके बकौल कुछ ना कुछ काम हो रहा है। सारे सूबों के अंदर सबसे ज़्यादा मुतहरिक और सबसे ज़्यादा संजीदा आईटी के शोबे को आगे लेकर जाने के लिए कौन-सा सूबा नज़र आता है? देखिए, ज़ाहिर है कि मेरा ज़्यादा इत्तेफ़ाक केपी या बलूचिस्तान में तो हुआ नहीं है, जहाँ हम ये वर्डिक्ट तो नहीं दे सकते कि वहाँ पे नहीं हो रहा है, हो सकता है कि वहाँ पे भी हो रहा हो। लेकिन तमाम पाकिस्तान में बहुत, क्योंकि अब देखिए नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स बने, फेडरल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी का, और हर सूबे में बने। तो ज़ाहिर है कि जब बने हैं तो वहाँ पे इंक्यूबेशन भी स्टार्ट हुई है।
इसी तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी जो हमारी वफाकी मिनिस्ट्री ऑफ आईटी है, उन्होंने हर सूबे में साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क्स बनाए। बड़े शहरों में तो जो बनाए सो बनाए, लेकिन अब आप ये सोचिए कि गिलगित में बना, स्कर्दू में साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क बना हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि छोटे छोटे इलाकों में भी इस वक्त काम हो रहा है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ। मिट्टी थरपारकर में जो हमारा कैंपस है एनएडी यूनिवर्सिटी का, वहाँ पे कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट बनाया गया। वो सिंध हुकूमत ने ज़ाहिर है कि सपोर्ट किया, लैंड भी दिया, 300 एकड़ की ज़मीन है वो दी। तो बल्कि हमारे सीएम ने ही उसका इफ्तिताह किया था। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हम 2 सालों से वहाँ पे कराते आ रहे हैं। तो दोनों एज लॉन्ग एज मैं अपने सूबे को देखती हूँ तो यहाँ पे काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। जैसे मैं कहती हूँ कि भाई छोटे छोटे अब जो सिंध में जब ये आईटी सर्टिफिकेशंस का जब चला था कि जी शॉर्ट कोर्सेज कराए जाए, तो उसका इफ्तिताह किया गया था लियारी में। वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे इफ्तिताह किया गया था ताकि उस इलाके के बच्चों को उन्हीं के एरिया में ट्रेन किया जाए ताकि वो अपने अपने काम कर सके। तो छोटे छोटे इलाकों में ये काम शुरू किए गए हैं। पंजाब आईटी बोर्ड ने अपनी तरफ से सर्टिफिकेशन कोर्सेज किए हैं। अब फिर बीच में उनका भी कुछ ग्लिच आ गया था, दोबारा से उन्होंने काम शुरू किया है। तो हर जगह पे हो रहा है। मैं ये नहीं कह सकती क्योंकि मुकाबला नहीं कर सकती कि कौन ज़्यादा कर रहा है कौन कम करे जब तक कि मेरे पास कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स ना हो। लेकिन हर जगह काम हो रहा है और अच्छा काम हो रहा है। यूथ को जो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ बेचारी यूथ ये समझती है कि कुछ नहीं मिलने वाला है और पता नहीं क्या हो गया है। लेकिन मैं उन्हीं बच्चों से पूछती हूँ कि बेटा जब आपके पास स्किल आ गया तो क्या आपके पास काम नहीं आया? कहते हैं हाँ आ गया। मैंने कहा फिर काम तो आ गया ना। तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है, काम बहुत ज़्यादा हो रहा है और काम आ भी रहा है हमारे पास। लेकिन ज़ाहिर है कि अभी हम कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं कर सकते जब तक मेरे पास डेटा ना हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कौमें तरक्की कर रही हैं, लोग अपने मुल्क को ज़र मुबादला ला के दे रहे हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा काम हो रहा है, लेकिन एक थोड़ा सा नेगेटिव या तारीक पहलू ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए बाज़ लोगों की ज़िंदगियां भी तारीक हो गई। इसके अंदर कुछ सोशल मीडिया पे मशहूर मारूफ ऐसे लोग के जो अपनी ज़ाती निजी ज़िंदगी को नहीं डिस्कस करना चाहते थे, उनके साथ डीप फेक के ज़रिए इस तरह के मामलात किए गए कि शायद आज वो एक बहुत बड़े ज़हनी सदमे में हैं। उस मुतालिक आप कुछ राय का इज़हार करें कि ये नेगेटिव माइंडसेट पाकिस्तान में इतना क्यों पनपता नज़र आ रहा है? अच्छा, उसकी वजह है कि हम ना डिजिटल लिटरेसी की तालीम नहीं देते लोगों को। ये देना किसका फ़र्ज़ है? ये स्कूलों में जब आप एक टूल दे रहे हैं, एक हथियार बच्चे के हाथ में दे रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, आईटी का, सॉफ्टवेयर का, तो साथ ही साथ उसके एथिक्स, उसका कोड ऑफ कंडक्ट भी डेवलप होना चाहिए। बिल्कुल, ये हमें बताना भी चाहिए, सिर्फ़ कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप नहीं होना चाहिए। उसके बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए कि देखें अगर आप ये काम करते हैं तो उसकी सज़ाएँ क्या हैं। कानून साज़ी भी और ज़रूरी है। कानून साज़ी हुई है, ऐसा नहीं है कि अभी रिसेंटली आप देखिए ना कि इन चीज़ों पे कानून साज़ी भी हुई है कि अगर आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, किसी की गलत तस्वीरें खामख़ा शेयर कर रहे हैं, उसके ऊपर कानून साज़ी हुई है। एफआईए में आप जाके रिपोर्ट भी दर्ज करा सकते हैं। लेकिन कितने लोगों को इस बारे में पता है कि आपके पास क्या हकूक़ है, अगर आपको कोई ब्लैकमेल करता है, तो आप किसके पास जाएँ? पहला तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लोगों को यही नहीं पता, वो ब्लैकमेल होने शुरू हो जाते हैं बजाय ये कि वो रिपोर्ट करें, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि कोई मैकेनिज़्म है, कोई तरीका है इसको रिपोर्ट करने का। दूसरा ये है कि हमारे पास इसकी एजुकेशन कि आप सेफ़ कैसे रह सकते हैं ऑनलाइन, किस तरह से आपसे अब बहुत सारे लोग तो फ़ोन कॉल पे चले जाते हैं और जाके क्या कहते हैं उनसे रैनसम की कॉल आ जाती है, बाद में वो अगवा हो जाते हैं। तो ये हमें लोगों को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि देखिए एक फ़ोन कॉल के ऊपर आप नहीं जा सकते। सो येस, इसके लिए आपको एजुकेट करना पड़ेगा और स्कूल लेवल से ही करना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल में ही हमारे बच्चे इंटरनेट तो यूज़ कर रहे हैं ना। अब होमवर्क भी, अब डायरी में तो मेरे बच्चों का तो ऑनलाइन आता है होमवर्क, तो उनको सबमिट भी ऑनलाइन करना होता है। तो ज़ाहिर है वो ऑनलाइन वर्ल्ड में तो मौजूद है, तो वो वल्नरेबल भी हैं। उन्हें बताना स्कूल का काम है कि ठीक है हम आपको इस डिजिटल वर्ल्ड में ले आए हैं, लेकिन आपको सेफ कैसे रहना है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो किसको बताना है, किस तरह इसको रिपोर्ट किया जा सकता है, किसको रिपोर्ट करना है।
कानून क्या कहता है, किसी को ब्लैकमेल करेंगे तो उसके नुकसानात क्या हैं, ये सारी एजुकेशन भी ज़रूरी है। डिजिटल वर्ल्ड की दुनिया इतनी वसी है, इतनी ज़्यादा रंगीन है, इसमें शख्स एक दफ़ा जब दाखिल होता है, तो यहाँ से निकलना मुश्किल नज़र आता है। पाकिस्तान के अंदर एंटरटेनमेंट से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद होते हैं, बजाय इसके कुछ सीखने के। इस लर्निंग प्रैक्टिसेस को कैसे हम डेवलप करें, कैसे इंडल्ज करें, कैसे शामिल-ए-निसाब करें? देखिए ये भी अ, एक हद तक तो ये बात ठीक है कि लोग इसको एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे मेरे अपने ही स्टूडेंट्स अ, ऑनलाइन कोर्सेज़ करते हैं, स्किल्स एक्वायर करते हैं। अच्छा वो सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं तो वो वाला कोर्स ऑनलाइन करके बैठ जाते हैं जो हम उनको फाइनल में पढ़ाने वाले हैं, ताकि उन्हें जॉब जल्दी मिले और जल्दी से उनके पास वो स्किल्स आ जाए, ऐसी बात नहीं है। अच्छा ये तो हो गए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, क्योंकि ये तो वैसे ही उनकी फ़ील्ड है ना, उनको तो ये काम करने ही हैं, तो वो कोर्सेज़ कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे लोग, अब मैं आपको एक लड़की से मेरी मुलाकात हुई, तो कह रही कि मैं केमिस्ट्री की टीचर हूँ और मैं ऑनलाइन केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ। तो मैंने कहा कि अच्छा, कितना ही कमा लेती होंगी, पता नहीं, मैं कहा कि पूछ ही लेते हैं। तो जब उन्होंने बताया, तो मैं शर्मिंदा हो गई, क्योंकि मेरी तनख्वाह उनकी तनख्वाह से कम है। और वो फ्रीलांसर है, वो ऑनलाइन केमिस्ट्री पढ़ा रही है, जबकि मैं पूरा दिन यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ। तो देखिए ये अपॉर्च्युनिटीज़ हैं और लोग ले रहे हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स कर रहे हैं। इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है कि इसमें ज़्यादा लोग इस फ़ोल्ड में आएँ। अब ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आईटी की ट्रेनिंग ले। देखिए ऑनलाइन बहुत सारी ट्रेनिंग्स हो रही है ना, आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कोर्सेज़ कर सकते हैं। इवन लोग तो ज़ाहिर है, किसी ने कुकिंग का चैनल बनाया हुआ है, किसी ने सोइंग का चैनल बनाया हुआ है। तो आप कौन-सा स्किल है, कोई, हाँ, बिना स्किल के आप बिला वजह हम लोग जो रीलें देखते रहते हैं, हम भी देखते हैं, एक दफ़ा एक देखते हैं बस, फिर तो आपका 1 घंटा गया। तो ये इसको बताना ज़रूरी है कि आप इसका पॉज़िटिव यूज़ करें, बजाए कि नेगेटिव यूज़ करें। ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन एंटरटेनमेंट में भी कोई बुराई नहीं है, अगर आप सही एंटरटेनमेंट ले रहे हैं, एज़ लॉन्ग एज़ आप लोगों को तंग नहीं कर रहे हैं, तो इट्स फाइन। इसका हाँ, लेकिन प्रोडक्टिव होना चाहिए, फ़ायदा लेना चाहिए, अच्छी चीज़ है और लोग ले रहे हैं। पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री में भी बड़ा एक ज़माने में बूम आया था और अभी तक उसका हम शोर सुनते हैं। हम इस आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को और इस आईटी और इस सॉफ्टवेयर की इस तकनीक को हम अपनी मीडिया इंडस्ट्री में लाके भी कुछ तब्दीली और बेहतरी ला सकते हैं कि हम दूसरे ममालिक के साथ कम्पीट कर सकें? देखिए पाकिस्तान की एनिमेटेड मूवी तो एक आ चुकी है पहले, और मैं अपने बच्चों को लेकर गई थी उसे दिखाने के लिए, तो इसका मतलब ये है कि अच्छी कोशिश थी और बहुत अच्छा उसमें एनिमेशंस बहुत अच्छी थी। तो ये नहीं है कि पाकिस्तानी उसको एक्सेप्ट नहीं करे कि जी एंटरटेन, देखिए वैसे ही हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है ना वो बहुत छोटी है, क्योंकि हम मूवीज़ बहुत कम बनाते हैं, वैसे ही कम बनाते हैं, साल में कितनी ही मूवीज़ आ जाती हैं। लेकिन उसमें भी अगर एक एनिमेटेड मूवी आई है, तो दैट मीन्स इट्स अ गुड साइन कि आई है। उसके अलावा हमारी जो मीडिया में इस वक़्त ग्राफ़िक्स हो रहे हैं, बहुत सारा काम आईटी के बच्चे कर रहे हैं। इवन ये जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स को चला रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग हो रही है, ये सब इसी फ़ील्ड से रिलेटेड है। यूट्यूब पे कितने ही चैनल बन गए हैं, खाने-पीने से लेकर, यानी विलेज डायरीज़, कोई सिर्फ़ अपने गाँव में बैठा खाना बना रहे हैं और वो अ काम कर रहे हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो। तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि ग्रो किया है। पहले सिर्फ़ वही कर सकता था जिसके पास टीवी स्टेशन जा सकता था, लाइन में खड़ा होता था, अ, ऑडिशन देता था, फिर वो कोई काम कर सकता था। अब तो आपने देखें कि उन एक्टर्स से ज़्यादा तो उन टिकटॉकर्स की फॉलोइंग है, जो बहुत कम पैसों में वो अपने लिए, उन्होंने अपना प्लेटफ़ॉर्म ढूँढ लिया, उनको ज़रूरत ही नहीं है अब टीवी स्टेशन जाके लाइन में खड़े होने की। तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने तो इसमें बहुत ग्रो किया है, और उन लोगों ने भी ग्रो किया है जिनको वैसे मौका नहीं मिल रहा था। अब वो अपना कंटेंट बनाते हैं, खुद आ जाते हैं, एंड दैट्स ओके। मेटावर्स का बड़ा चर्चा है। बिल्कुल। मेटा पे बड़ा बात होती है, लोग इस पे बड़ा डिस्कस करते हैं। इसमें पाकिस्तान का कोई कंट्रीब्यूशन, कोई रोल, कोई हिस्सा नज़र आता है? अच्छा, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ कि हमारे पास यूनिवर्सिटी में जब इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा था, तब हम कर रहे थे। 2015 में एनईटी यूनिवर्सिटी में एआर-वीआर की लैब बनाई गई थी, फुली इक्विप्ड, और उसमें आज भी काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। मिक्स्ड रियलिटी पे हमने काम किया है, मेटावर्स पे काम किया, एआर-वीआर में काम किया, बहुत सारी प्रोडक्ट्स
हमारे AR/VR सेंटर की तरफ से लॉन्च की गई हैं। तो काम हो रहा है, लेकिन ज़ाहिर है कि थोड़ी-सी महंगी फ़ील्ड है, तो उसमें कैपिटल थोड़ा ज़्यादा लगता है। अ, लेकिन काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं हो रहा है। लेकिन इन्वेस्टमेंट के उसमें प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा काम जो है वो तो आउटसोर्स होके आता है, वो डेवलपमेंट का काम ज़्यादा आता है। ऐप डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस है। ज़्यादा फ़ोकस है, वेब डेवलपमेंट पे फ़ोकस है, इन चीज़ों पे ज़्यादा हो रहा है। लेकिन ऐसे ये काम भी आ रहे हैं और इंडिजिनस डेवलप भी हो रहे हैं। और मैंने देखा है, अच्छा, मेरा बड़ा मैं एक इदारे का नाम लेना भूल गई, मैं गई थी हरिपुर, तो वहाँ भी मुझे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी का एक छोटे से इलाके में, हरिपुर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क मिला और वहाँ पे भी AR/VR से रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो है वो बन रही थी। तो ऐसा नहीं है कि नहीं बन रही हैं, बन रही हैं, बहुत सारी फ़ील्ड्स हैं, ज़ाहिर ये भी एक AI की फ़ील्ड है, इसमें काम हो रहा है। बस यानी कि ओवरऑल अगर आप देखती हैं तो पाकिस्तान को आईटी इंडस्ट्री और आलमी सतह पे आप पुरज़म देखती हैं, इसका रोशन मुस्तकबिल नज़र आता है आपको? बिल्कुल, बिल्कुल, ये मैंने कहा ना कि वाहिद ऐसी फ़ील्ड है जो ग्रो कर रही है, जहाँ पे बाकी सारी फ़ील्ड्स पीछे जा रही हैं, ये वाहिद फ़ील्ड है जहाँ पे हम बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं। हमने अपनी यूथ को अच्छी तरह से यूटिलाइज़ किया है और यूथ आनी चाहिए। हम तो कहते हैं कि इसमें और बच्चे आएँ और ज़्यादा काम हो। लेकिन ये है कि ये वाहिद फ़ील्ड है जो ग्रो कर रही है। हमारे ग्रेजुएट्स जो है बहुत अच्छी जगह पे प्लेसमेंट्स ले रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया। देखिए, दुनिया में अगर वो जाते हैं तब भी होते तो वो पाकिस्तानी बच्चे हैं ना, डिग्री तो यहीं से लेकर जाते, काम यहीं से सीख कर जाते। वो उनको काम सिखा नहीं रहे होते, वो तो उनसे काम ले रहे हैं। तो दैट मीन्स हमने काम उनको सही सिखा दिया है। ज़ाहिर है वो तो यहाँ से नौकरी पे जा रहे हैं ना, वहाँ सीखने नहीं जा रहे हैं। तो नौकरी करने जा रहे हैं, दैट मीन्स सीख के यहाँ से गए हैं। तो इसलिए आई सी अ वेरी ब्राइट फ्यूचर कि हमारी एक्सेप्टेंस है, दुनिया भर में है। इसका मतलब ये है कि हम दुनिया के साथ ही खड़े हैं, अपने स्किल सेट के हिसाब से। हाँ, बिज़नेस के मसाइल हैं, बिज़नेस के मसाइल जो बात बार-बार हमारी होती है कि जी, उस तरह आईटी एक्सपोर्ट्स नहीं होती, उस तरह से बिज़नेस नहीं होता, वो हमारे पास कोई भी बिज़नेस नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप कोई प्लांट लगा दें और 10 घंटे बिजली बंद कर दें, तो वो प्लांट भी नहीं चलेगा। आपका कंप्यूटर नहीं चल रहा है, तो वो प्लांट भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाएगा। इसी तरह जो उनके चैलेंजेस हैं, वही सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के चैलेंजेस हैं ना। बिजली नहीं है, इंटरनेट नहीं है, तो कनेक्टिविटी के अगर इश्यूज़ हैं, हमारे तो फिर भी कम हैं, लेकिन ये इश्यूज़ तो रहेंगे। उसी वजह से आपका बिज़नेस का इकोसिस्टम नहीं बन पाता, या रेगुलेशंस आपकी सेम नहीं है, आपकी पॉलिसी सेम नहीं है, स्टेबल पॉलिसी नहीं है। बैंक अकाउंट्स की ट्रांज़ैक्शन जो है, आज आपको अ, आसान कर दिया गया है, कल फिर मुश्किल कर दिया जाएगा, तो इन्वेस्टर इस वजह से नहीं आता है। ये मसाइल हर बिज़नेस के हैं, ये सिर्फ़ आईटी के नहीं हैं, ये यूनिफ़ॉर्म है। लेकिन आईटी में ग्रोथ अलग है, वो उन सब से उनको अलग करती है। तो बिल्कुल हम ग्लोबल उसमें पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। थोड़ी-सी हमें ये सपोर्ट चाहिए कि चलिए आप और कुछ ना करें, हम पे इन्वेस्ट अगर नहीं करना चाहते, तो ना करें, वैसे तो कर रही है सरकार। लेकिन कम से कम हमारे लिए ना ये इंटरनेट के मसाइल हल करें, बिजली के मसाइल हल करें। हमारे काम को मुश्किल ना करें कम से कम। अगर हेल्प नहीं कर सकते, तो बिज़नेस का इकोसिस्टम बना के नहीं दे सकते, तो कम से कम आप मुश्किल नहीं करें। अगर आपको याद हो, हम छोटे थे, तो सदर के इलाके में बहुत गोरे देखा करते थे और क्लिफ्टन पे वो सीपियों के चीज़ें मिलती थी बनी हुई, हम जाते थे देखने। चूड़ियाँ भी मिलती थी सीपियों की बनी हुई, खिलौने भी सीपियों के बने हुए मिलते थे और वो बहुत गोरे लेने आते थे, हम देखते थे उन्हें। फिर क्या हुआ, हालात खराब हो गए, गोरे आना बंद हो। आपने लोगों को ये बताया नहीं था कि सीपीओ से कारोबार हो सकता है, या यहाँ पे सदर में मार्बल की बनी हुई चीज़ें मिलती थी, नहीं बताया था। आपने सिर्फ़ अमन-अमान दिया हुआ था, तो बिज़नेस खुद ब खुद ही हो रहा था। तो आप कुछ ना करें, हमें तंग नहीं करें, बिज़नेस खुद ब खुद ही हो जाएगा, वो खुद ही डेवलप हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों को बिज़नेस में प्रॉब्लम्स करेंगे, सिर्फ़ इस वजह से कि पिछले की पॉलिसी अच्छी नहीं थी, अगली अब मैं अपनी पॉलिसी दूँगा, या ये है कि मैं इंटरनेट बंद कर दूँगा, मुझे फलाँ प्लेटफ़ॉर्म समझ में नहीं आ रहा है, मैं बंद कर दूँगा, तो फिर मसाइल जन्म लेते हैं। डॉक्टर शर्मिला ज़रदारी साहिबा, आपका इस पॉडकास्ट में आज हमारे साथ वक़्त गुज़ारना और हमें मुफ़ीद मशवरों से
मफादने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके दिल से शुक्रगुजार हैं और उम्मीद करते हैं कि इस नशिस्त को हम मज़ीद दोबारा किसी और वक्त लेके बैठेंगे। आज की पॉडकास्ट आपको कैसी लगी, इसके मुतालिक अपनी आरा तजावीज़ से हमें ज़रूर मुतला कीजिएगा और हमें अपने फीडबैक के ज़रूर ये बताइएगा कि हम इसको मज़ीद बेहतर कैसे बना सकते हैं। 5 न्यूज़ पॉडकास्ट के साथ तलहा अनवर को दीजिए इजाज़त, इस दरख्वास्त के साथ कि इस मुल्क का और इस मुल्क में रहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।